कल मैंने पढ़ाया था कि फोर्स जो होता है, फोर्स दो प्रकार के होते हैं, कांटेक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। और मैंने उस सबको डिवाइड किया था चार भागों में। तो 4 टाइप्स के कांटेक्ट फोर्स थे और 4 टाइप के नॉन कांटेक्ट फोर्स थे। आगे मैं पढ़ने वाला हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मीन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे मोशन के? न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं मोशन के। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले फर्स्ट लॉ की। न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ वो होता है कि जब जो वस्तु जिस अवस्था में रहता है वो उसी अवस्था में रह जाता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए। अगर कहने का मतलब है कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, या कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए। मतलब स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होने वाले। कब तक? जब तक कि बल का प्रयोग ना करें। तो ये फर्स्ट लॉ हो जाता है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप बल लगा देते हो तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। मींस अगर कोई रेस्ट में रखा हुआ है उस चीज को मैं अगर यहाँ फोर्स लगा दूं तो ये मोशन में हो जाएंगे। तो ये सेकेंड लॉ हो जाते हैं। और उसके बाद बताया है तीसरे लॉ को। तो तीसरे लॉ में बताया था कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक अभिक्रिया के बदले समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। न्यूटन की पहली नियम जो न्यूटन ने क्या कहा था फर्स्ट लॉ में? फर्स्ट लॉ में कहा था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरीबॉडी continues in its state of motion, a state of uniform motion as well as rest। कोई भी वस्तु, एवरीबॉडी जो है, सभी वस्तु वो समान अवस्था में रहेगा। स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होने वाले हैं। अगर कोई मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। कहने का मतलब होगा कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए। जब तक बाहरी बल का प्रयोग नहीं किया जाए, मीन्स उसका मतलब है 10, हम कह सकते हैं द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो हमेशा बॉडी पे कितना होगी? 0 होगी। यानी कि उस पर कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। बाहरी बल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ है। जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हो कि टेबल पे रखा अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, अ मैन मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड। अगर मैन कोई मूविंग स्ट्रेट रोड पे कोई चल रहा है तो वो भी क्या होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। और अगर कोई आदमी चल रहा था, रोड पे चल रहा है, आप पीछे जाकर उसको धक्का दे दो तो उसके स्टेट ऑफ मोशन में क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, वो परिवर्तन हो जाएगा। जिस कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, या तुम या कोई भी, तुम अगर साइकिल चला के जा रहे हो घर, और साइकिल चला के जा रहे हो, कोई पीछे से क्या करे, तुमको पुश कर दे तुम्हारे साइकिल को, तो तुम्हारे साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। या फिर कोई पीछे से पकड़ के क्या कर दे, आपको खींच दे, तो आपकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ जाएगी। या तो गाड़ी रुक जाएगी, साइकिल रुक जाएगा या अस्थिर हो जाएगा। तो जब ये मोशन में चेंज हो गया, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो जाएगा, तो वो फर्स्ट लॉ नहीं होगा, वो सेकेंड लॉ हो जाता है। फर्स्ट लॉ में कोई चेंजेस नहीं होंगे। मतलब फोर्स जो है बाहरी बल का प्रयोग करना ही नहीं है। बाहरी बल कितना होगा? 0 होंगे। उसको हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का द्वितीय गति नियम। उसमें बोला गया था कि अगर किसी भी पार्टिकल पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप बाहरी बल का प्रयोग करोगे तो वस्तु क्या हो जाएगा? मोशन में हो जाएगी। उसके स्टेट ऑफ मोशन में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, है ना। तो उसने बताया था कि अकॉर्डिंग टू
This law, the rate of change of linear momentum, the rate of change of linear momentum is directly proportional to the external force applied on the body, to external force applied on the body. उसने कहा था कि किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगाओगे ना, उसके बॉडी में क्या होगा कि पार्टिकल की मोमेंटम में चेंजेस आ जाएंगे। पार्टिकल के मोमेंट में क्या आ जाएगा? चेंजेस। मतलब पार्टिकल मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम वो होता है कि किसी भी पार्टिकल का में या पार्टिकल को अगर वेलोसिटी दे दो तो किसी भी पार्टिकल को वेलोसिटी देना ही क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। आपने पढ़ा होगा P इक्वल टू एम इंटू वी, P इक्वल टू एम इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। किसी भी वस्तु को, जो वस्तु होगा उसका कुछ ना कुछ मास होगा, अगर उसमें आप वेलोसिटी दे देंगे तो उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी दोगे तो क्या करेगा? मूव करने लगेगा। जब मूव करेगा तो क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड लॉ हो जाएगा। तो यही चीज बताया था कि जो फोर्स एक्सटर्नल होगा या फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब रेट ऑफ चेंज अब यही होता है। ये डीपी का मतलब हो गया चेंज इन मोमेंटम और ये हो गया टाइम। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो उसी चीज को हम रेट के हिसाब से लिखते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये सीधा समानुपाती किसके हो गए? फोर्स के, जो फोर्स तुमने अप्लाई किया है। अब यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम होता है के। यहां से अगर हटाओगे इसको तो आ जाएगा के डीपी अपॉन डीटी। जहां पे लिख दोगे वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट की वैल्यू जो है के की वैल्यू 1 दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 1। तो आप लिख सकते हो उसको कि फोर्स इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा डीपी अपॉन डीटी। अब मैंने अभी जस्ट बताया कि मोमेंटम जो होता है, जो मोमेंटम होती है पी, और ये होता है पी इक्वल टू एम इंटू बी। मास इंटू वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? मोमेंटम। अब यहां से देखो आप इसको चेंज कर सकते हो। तो यहां से आप फोर्स की फार्मूला लिखिए तो ये हो जाएगा हमारा डी एम बी अपॉन डी टी। अब यहाँ पे ये चीज सोचना है, यहाँ पे देखो दो कांस्टेंट आ गए, दो चीजें, दो वेरिएशन, एक मास है दूसरा वेलोसिटी है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी वस्तु पे या पार्टिकल पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो क्या उसकी मास कम हो जाती है क्या? ऐसा तो नहीं होता है। नहीं तो किसी भी हम अगर कोई आदमी, तुम जैसे 60 किलो का व्यक्ति है, उस पर अगर मैं उस पर फोर्स लगाऊं तो वो 20 किलो का हो जाएगा? ऐसा होता है क्या? नहीं। तो फोर्स लगाने से होता क्या है? उसकी मोशन में चेंजेस हो जाती है, वेलोसिटी में चेंज हो जाता है। तुम चल रहा था, तुमको धक्का मार दिया, तुम्हारी स्पीड बढ़ गई, पकड़ के खींच दिए, स्पीड कम हो गई, या तुम रुक जाओगे, तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होगी, ना कि मास में। नहीं तो क्या होता कि हम धकेलते धकेलते किसी को, मोटा आदमी को पतला कर देते हो, पतले को छोड़ देते तो मोटा हो जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं कुछ भी। तो मास चेंज नहीं होती, मास हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट होगा। तो मास को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे और यहां से लिखेंगे एफ इक्वल टू, या इसको एक और वेरिएशन है कि डीएम अपॉन डीटी को हम रेट ऑफ मास कंजप्शन के नाम से भी जानते हैं, जो कि मैं तुरंत इसके बाद ऑल्सो वी कैन राइट करके हम लिख देंगे, उसको फिर से लिख देंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं होगी, तो मास को हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो ये मास बाहर निकलेगा तो हो जाएगा डीवी अपॉन डीटी। लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे आपको पता है कि डीवी अपॉन डीटी क्या है? तो डीवी अपॉन डीटी है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है भाई? एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की फार्मूला है। क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां से लिखोगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगा हमारा एम इंटू ए। ये डीवी अपॉन डीटी क्या हो जाएगा? ये। और यही हमारा न्यूटन का सेकेंड नियम है, एफ इक्वल टू
ठीक है, आप उसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, बस यही फार्मूला लाना था हमको, F इक्वल टू कितना था ma। उसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और भी उसका वेरिएशन मैं उसको भी लिखता हूँ, आप इसको नोट बताया था कि न्यूटन का जो फार्मूला लिखा है, सेकंड लॉ का फार्मूला कितना निकला है, F बराबर F इक्वल टू कितना लिखे हो ma। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में देखो, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो आप इन वेक्टर फॉर्म में आप दिखा सकते हो उसको, वेक्टर फॉर्म में ये दिखा सकते हैं कि F जो है वो क्या हो जाएगा, m इंटू ए। देखो ये फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब आप जिधर वस्तु पे फोर्स अप्लाई करोगे तो वस्तु का मूवमेंट भी उधर ही होगा। मतलब कहने का मतलब होता है कि सेकेंड लॉ जो है, न्यूटन का सेकेंड लॉ जो फोर्स का यूज करते हैं, वो हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को बताता है। तो समझ सकते हैं सिंपल सी बात में कि फोर्स की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, जिधर फोर्स होगा उधर ही पार्टिकल की एक्सेलरेशन होंगे, ठीक है। तो ये फोर्स में डायरेक्शन हो जाएंगे। अब जो मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा है, मैंने लिखा था, या लिख दो इसको, ऑल्सो वी कैन राइट, हम ये लिख सकते हैं कि जो आपने फॉर्मूला लिखा था, मैंने लिखा था dp अपॉन dt। जो फोर्स की सेकेंड लॉ की फॉर्मूला था, ये था dp अपॉन dt। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू d, मोमेंटम का फॉर्मूला आपको बताई थी, कितना था, P इक्वल टू mv। तो आप इसको लिख सकते थे mv अपॉन dt। मैंने बोला था कि यहाँ पे वेलोसिटी जो मास होता है वो कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, वेलोसिटी वेरी करेगा। हो सकता है अगर वेलोसिटी को मैं बाहर निकाल दूं तो ये आ जाएगा हमारा dm अपॉन dt। एक ऐसे भी लिख सकते थे, और ये dm अपॉन dt जो है ना यहाँ पे, यही कहलाता है रेट ऑफ मास कंजप्शन। तो इस पे भी वेरी वाला क्वेश्चन करवाएंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन होंगे, और उस जो पीछे बताए उस पे भी क्वेश्चन होंगे, दोनों पे क्वेश्चन होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ये dm अपॉन dt जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ मास कंजप्शन, रेट ऑफ मास कंजप्शन, है ना, रेट ऑफ मास कंजप्शन। क्या इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट टाइम। द मास पर यूनिट टाइम को ही हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ मास कंजप्शन बोलेंगे। तो देखिए मास है यहाँ पे, इसकी ऐसा यूनिट पूछ देता है रेट ऑफ मास कंजप्शन की, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा, देखो मास है तो यहाँ हो जाएगा केजी, और नीचे क्या है, टाइम तो हो जाएगा सेकंड, तो केजी मीटर, केजी पर सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। या उसका डायमेंशन लिखोगे तो इसकी डायमेंशन में लिख सकते हो आप, केजी का होता है m और टाइम का होता है t, तो t इनवर्स हो जाएंगे, mt इनवर्स, ये हो जाएगा रेट ऑफ मास कंजप्शन की जो हमारी है वो डायमेंशन हो जाएंगे। तो यूनिट और डायमेंशन दोनों लिख लिए, यहाँ पे रेट ऑफ कंजप्शन भी समझ गया। रेट ऑफ कंजप्शन होता है कि जैसे 3 केजी पर सेकंड लिखा रहा है, या 5 केजी पर सेकंड, इसका मतलब होता है 1 सेकंड में कितना केजी का कंजप्शन हो रहा है, 5 केजी का या फिर तो 3 केजी का। जिस तरीके से क्वेश्चन रहेगा हम उस तरीके से कर लेंगे। और न्यूटन सेकेंड लॉ से क्वेश्चन बनाने बहुत ही ईजी है। जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाए आपको कि ये बताइए, कोई बॉडी है जिस बॉडी का मास 20 केजी है या 20 केजी है, इस पे जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो 100 न्यूटन का किया गया है। फोर्स कितना अप्लाई किया गया हो, 100 न्यूटन। तो बताइए एक पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या होगी, इजिली निकाल पाओगे, इजिली निकाल पाओगे, क्योंकि हमको पता है बराबर कितना होता है भाई ma। यहाँ से a निकालोगे तो हो जाएगा फोर्स बट्टा मास, और फोर्स कितना है तो 100, मास है 20, काटोगे हो जाएगा एक्सेलरेशन बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एकदम इजीली है, बहुत इजी है। देखो तो मैंने उसी बेसिस पे, जिस बेसिस को अभी जस्ट आपको पढ़ाया था न्यूटन सेकंड लॉ, उस बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन दिया। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 5 केजी है और उसको रखा गया है फ्रिक्शनलेस प्लेन पे। मतलब एक प्लेन पे एक ब्लॉक रखी गई है, एक ब्लॉक रखा गया है, उस ब्लॉक का मास है 5 केजी। कितना मास है भाई, 5 केजी मास है, और उसपे एक पाइप से या जेट मशीन से उस पर पानी छोड़ा जा रहा है। या आप नल का यूज करते हो, पाइप से, मोटर वाला पाइप जो होता है, उससे आप यहाँ पे मोटर वाला पाइप सेट कर दिया मैंने, और यहाँ से पानी का फुहारा इस पे मारना स्टार्ट कर दिया। ये पाइप है और यहाँ से पानी निकल रहा है। जो बोल रहा है ये पानी की जो रेट होती है, वो पानी की रेट जो दी गई है वो 3 केजी पर सेकेंड दिया गया है। मतलब मास कंजप्शन ऑफ वाटर जो दिए गए हैं वो 3 केजी पर सेकेंड है, इतने। और इसकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। कितनी वेलोसिटी से, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उस पर फेंका जा रहा है।
तो बताइए उस ब्लॉक की जब फोर्स आगे की ओर लग रहा है, मतलब फोर्स कहाँ लगा रहे हो, ब्लॉक पे आगे की ओर, तो एक्सेलरेशन स्वाभाविक सी बात है ये आगे की ओर जाएगा। जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो फोर्स अगर आगे लगा रहे तो ब्लॉक भी किधर जाएगी, आगे जाएगी। तो अब यहां से हमको पूछ रहा है, बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर ब्लॉक की मास कितनी दी गई है, मास दिया गया है m इक्वल टू 5 kg, मास कितने हैं 5 kg। तो आपके पास न्यूटन सेकेंड लॉ का अगर फॉर्मूला लगा है तो आपको न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओगे तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से आपको मिलेगा, न्यूटन सेकेंड लॉ आपको बड़ा करना है या एक बार में ही बना दूं, एक बार में ही बना लो ज्यादा अच्छा होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा था मैंने कि F इक्वल टू v/dm/dt, मैंने ये रिलेशन लिखा है। क्यों dm/dt लिया, क्योंकि यहाँ पे dm/dt हमको दिया गिवन है। जब dm/dt गिवन है तो हमको dm/dt को रखना ही होगा। अब यहाँ से हमको चाहिए क्या, एक्सेलरेशन। तो यहाँ कहीं इस फॉर्मूले में कहीं एक्सेलरेशन आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ में आपको पता है कि अब इक्वल टू कितना होता है ma। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इस f के जगह आप यहाँ पे ma भी रख सकते हो। कितना रख सकते हो, ma, और ये हो जाएगा v इंटू dm/dt। आप देख लो यहाँ से अब सबकी वैल्यू पुट कर दोगे, एक्सेलरेशन निकल जाएगी। मास कितनी दी गई थी ब्लॉक की, 5 kg। एक्सेलरेशन कितना है भाई, वो तो निकालनी ही है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है वो है 4, और dm/dt को, इस dm/dt कितना दिया गया भाई, 3। बन गया, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। ये कितने हो गए, 4 3 12, और ये हो जाएगा 5 इंटू a इक्वल टू हो जाएगा 12/5। डिवाइड करोगे 5 2 10.4 मीटर पर सेकेंड। बस एकदम इजी निकल गया। या आप वैसे भी निकाल सकते थे, आप एक बार पहले फोर्स निकाल लेते, क्या निकाल लेते, पहले फोर्स निकाल लेते, बाद में एक्सेलरेशन निकाल लेते। कैसे, आइए मैं दिखाता हूँ सेकंड मेथड में कैसे निकाल लेते इसको। तो सेकंड मेथड में आप एकदम इजीली यहां भी समझ सकते हो कि पहले देखो आपके पास मास था, क्या था, मास, dm/dt दी गए थे। तो अगर आप फोर्स की फार्मूला लगाते तो फोर्स की फार्मूला था आपको v इंटू dm/dt, ये भी फार्मूला है आपके पास। अब यहाँ पे फोर्स पहले निकाल लेते तो ये हो जाता, वेलोसिटी था 4 और dm/dt कितना है भाई 3, तो फोर्स कितना आ जाता 12 न्यूटन, नहीं आ जाता। अब यहाँ से सेकंड लॉ यूज कर लेता, F इक्वल टू कितना हो जाएगा ma, एक्सेलरेशन निकालनी है यानी कि फोर्स बटा कितना हो जाएगा m हो जाएगा। F इक्वल टू m है तो ये बराबर कितना हो जाएगा F/m। F तो पता है आपको, ये 12, m कितना है 5, या कटोगे ये आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकंड। दोनों तरीके से, आप पहले आप फोर्स निकाल के निकाल सकते थे या आपने एक बार भी कर दिया। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हो, किस तरीके से समझते हो, किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो। आपके पास दोनों मेथड है, आप जिससे यूज करना है यूज कर लो। देखो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि एक स्टोन है, एक पत्थर है जिसका मास कितना है 1 kg है, और उसको फेंका गया कितने वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका गया है। और बोल रहा है कि जब एक सरफेस से वो गुजरती है तो सरफेस से जब ये लग के गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, वो रेस्ट में आ जाती है। मतलब किसी सरफेस से टकराया तो वो क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। और आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस, कितना देर दूर के बाद, टकराने के बाद 50 मीटर दूर आगे गया, उसके बाद क्या हो गया, ये रुक गई। तो पूछ रहा है बताइए कि फोर्स कितना लगा। तो पहले तो स्टोन थी, स्टोन की मास कितनी है भाई 1 kg मास है। मास कितना है 1 kg का ब्लॉक है जो कि कितने स्पीड से चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। एसी में पंखी लगा देंगे तुमको, हाँ सब गर्मी निकल जाएगा दुए झाप में। तो u बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है कि टकराने के बाद, किसी फॉरेन सरफेस से टकराने के बाद क्या हो जाती है, वो रेस्ट में आ जाती है। मींस फाइनल वेलोसिटी कितने हो जाएंगे 0, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। और कितने दूर जाके वहां रुक जाती है 50 मीटर। तो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया S इक्वल टू 50 मीटर, कितना 50 मीटर। तो हमको क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, F बराबर m इंटू a। आपके पास देखो यहाँ पे कहीं a दिख रहा है क्या, तो एक्सेलरेशन तो गिवन है नहीं, हमको एक्सेलरेशन क्या करना पड़ेगा, निकालनी पड़ेगी। तो निकालने के लिए हम यूज करेंगे मोशन का इक्वेशन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन का ही मोशन इक्वेशन चेक करेंगे। तो मैं इक्वेशन मोशन 2 की बात कर रहा हूं, v² बराबर u² प्लस 2a। देखो यहाँ पे आपको सब कुछ गिवन मिल जाएगा। v कितना है यहाँ पे 0, u कितना है भाई 20, a निकालनी है, डिस्टेंस s कितना है भाई 50, और 2 तो खुद कांस्टेंट है।
तो आराम से एक्सेलरेशन यहाँ से निकल सकता है। आप एक्सेलरेशन निकालो यहाँ से, तो आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर, ये प्लस में इधर ले आओ, माइनस बराबर हो जाएगा ये 2as, a इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, अब सीधा ये फॉर्मूला लगाओ, बस वैल्यू पुट करो, एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो v हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इंटू अपॉन 2 इंटू 50। ये कितने हो जाएंगे 20 माइनस के 400 अपॉन 50 इंटू 2 100 हो जाएंगे, काटोगे आ जाएगा माइनस के 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा भाई, एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकल गई। अब मास, अब पार्टिकल की मास तो पता है, पार्टिकल की मास कितनी थी 1 kg। कितना मास है भाई 1 kg। तो अब यहां से न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओ, देखो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ कितना हो जाएगा, F इक्वल टू ma। यहाँ जाएगा फोर्स इक्वल टू, मास है 1 kg, एक्सेलरेशन है माइनस के 4, ये हो जाएगा F इक्वल टू माइनस के 4 न्यूटन इज आंसर। यही फोर्स की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, कितना आएगा माइनस के 4 न्यूटन। चलो इसको लिखो और न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ते हैं। देखो न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ सबको पता होगा कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक अभिक्रिया के बदले समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया, है ना। तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every action have equal and opposite reaction, equal and opposite reaction। हर एक अभिक्रिया के बदले समान तथा विपरीत प्रक्रिया। अब ये विपरीत प्रक्रिया बहुत तरीके से हो सकता है। किसी को आप एक चापी मारो तो जितना फोर्स उसको लगेगा, जितना चोट उसको लगेगा उतना ही तुमको भी रहेगा। महसूस नहीं होता है बिकॉज इसलिए क्योंकि हम एक्शन के मूड में होते हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा कम महसूस होता है, लेकिन चोट तो उतना ही लगता है। जैसे अभी उसको एक थाप दिया ना, एक थाप जो मारे तो जितना चोट उसको लगा उतना ही हमको भी लगा है ना। लेकिन चूंकि हम एक्शन के मूड में थे और वो एकदम सिंपल में था तो उसको ज्यादा रिएक्शन लगा हुआ होगा कि ज्यादा कस के लग गया होगा। वही बात है, रिलैक्स फील कर रहा होगा। लगने के बाद यही होता है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आप इस चीज को, आप इस वाल को जितना से आप प्रेस कर रहे हो वो वाल भी आपको उतना ही से प्रेस करता है। अगर वाल के पास, अगर वाल उतना से नहीं करता, दीवार उतना से आपको नहीं धकेलता तो वाल क्या हो जाती, गिर जाती। अगर तुम्हारा फोर्स ज्यादा होता तो क्या हो जाती, गिर जाता वो, है ना। तो यही चीज होता है। जैसे हम यहाँ सरफेस पे खड़े हैं, नॉर्मली यहाँ पे सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसी सरफेस पे रहता है ना। रहने का कारण है तब तो है क्योंकि यहाँ पे फोर्स, यहाँ भी फोर्स एक्शन रिएक्शन के मूड में, क्योंकि ये फोर्स की कुछ ना कुछ मास होगी उस ब्लॉक की। तो नीचे की ओर जो फोर्स लगता है वो तो mg होता है, सबको पता है। और सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है वो नॉर्मल फोर्स होता है। और जब कोई भी चीजें सरफेस पे रखी रहती है तो नॉर्मल हमेशा mg के बराबर होता है। नॉर्मल किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। ठीक, लेकिन ये चीजें पता कब से चलता है। देखो अगर आप अर्थ कोई भी चीज को अपने जी ग्रेविटी से खींच रहा होगा, जितना mg से खींच रहा है, इसका मतलब है कि अर्थ के सेंटर से भी उस सरफेस पे एक फोर्स लगता होगा जो कि mg के बराबर ही होगा। और ये सरफेस अगर नॉर्मल लगा रहा है तो सरफेस पे भी इस ब्लॉक की वजह से एक फोर्स नॉर्मल नीचे लगता होगा। तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन के पेयर में होते हैं, ये दोनों भी एक्शन रिएक्शन के पेयर में होते हैं। नहीं समझोगे ऐसे समझो। मान लो एक ब्लॉक यहाँ रखो, ब्लॉक का मास m है, ऊपर सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगा, नीचे कितना लगेगा mg। चूंकि ये सरफेस पे रखा गया है, ब्लॉक आगे पीछे मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हो, अगर न्यूटन सेकंड लॉ यूज करो, चूंकि मोशन तो दो ही में, फोर्स तो दो ही एक्सिस में लग रहा है, एक ही एक्सिस में, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस में, एक नेगेटिव वाई एक्सिस में, मतलब लग तो रहा है वाई एक्सिस में ही। तो अगर आप बराबर, अगर न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करो या बराबर है में, तो यहाँ पे फोर्स देखोगे, चूंकि एक्सेलरेशन क्या है 0, तो आप कौन सा फोर्स में से किसको घटाओगे, चूंकि एक दूसरे के क्या लग रहा है, अपोजिट लग रहा है। तो अगर आप लिख सकते हो तो नॉर्मल माइनस mg, और ये बराबर कितना हो जाएगा
m इंटू जीरो, क्योंकि एक्सप्रेशन कितना है, जीरो। तो एक्सप्रेशन जीरो है तो इसलिए नॉर्मल माइनस एम जी जीरो के बराबर हो जाएगा। नॉर्मल एम जी कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये माइनस में इधर ले आओगे प्लस में हो जाएगा। नॉर्मल किसके बराबर होता है, हमेशा जी। देखो हर एक एक्शन के इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होते हैं, तो नॉर्मल हमेशा क्या होगा, एम जी के बराबर होगा। कब, जब सरफेस पे रखेगा। अगर एक्सेलरेशन ऊपर की होता तब यहाँ ये नहीं होती, तब कुछ और बन जाता। ये इक्विलिब्रियम सरफेस के लिए वैसे बोला जाता है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नॉर्मल एम जी के बराबर होता है। नॉर्मल किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है। आप समझने के लिए सिंपल सी बात समझ सकते हैं कि अगर हम किसी चीज को जितना से आप उस पर प्रेस पुश करते हैं वो भी हमको उतना ही से। तो हर एक अभिक्रिया के बदले विपरीत तथा समान प्रतिक्रिया होती है। पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।